Hi learners, hope you guys doing great. We have already uploaded या done with the first two chapters of BST, जहाँ पे हमारा चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है. आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट. इसके अंदर हमारे सिर्फ 3 से 4 ही टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना है. फटाफट पढ़ते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं. तो लेट्स बिगिन. सो गाइस, व्हाट इज, सबसे पहले अब इसमें हमें समझना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. मैं एकदम बेसिकली अगर हम पहले समझे इस वर्ड को कि बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस इज एन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक इंडिविजुअल रेगुलर बेसिस पे करता है, जहां पे मेरा मोटिव या जहां पे मेरा टारगेट होता है टू अर्न प्रॉफिट. अब गाइस, अगर मैं आपको 2 मिनट में बताऊं कि व्हाट इज अ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो गाइस एक छोटी सी ये दुनिया है हमारी. इस वर्ल्ड में अगर दिस पॉइंट इज योर बिजनेस, क्या है ये पॉइंट? ये पॉइंट है मेरा बिजनेस. अब जब कभी भी हम बिजनेस करते हैं तो बहुत सारी चीजें मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकती है. जैसे कि सर, मेरे कस्टमर्स जो मुझसे पहले गुड्स खरीद रहे थे अब बोलते हैं कि नहीं, हमें सस्ता चाहिए. सर, सप्लायर्स पहले मुझे रॉ मटेरियल 10 रुपए में दे रहे थे, अब वही रॉ मटेरियल 15 में दे रहे हैं. सर, कुछ इन्वेस्टर्स दे वर डिमांडिंग पहले 20% रिटर्न, नाउ दे आर डिमांडिंग 25% रिटर्न. ये हो गए कुछ इंडिविजुअल. क्या हो गए? ये हो गए मेरे बिजनेस के इंडिविजुअल. उसी के साथ हमारे बिजनेस में आते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस. जैसे कि सर, मैंने बैंक से लोन लिया है. अब यही SBI बैंक मुझे बोलता है कि सर, आपका जो लोन का इंटरेस्ट रेट है पहले था 10%, अब इसी लोन के इंटरेस्ट रेट को मैं कर दूंगा 12%. तो वो हो गया इंस्टीट्यूशन. और कुछ है द फोर्सेस. फोर्सेस में आप लोगों को आते हैं इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजी, हम आगे पढ़ेंगे. पर कुछ इसमें जनरल एग्जांपल दे दो. फोर्सेस का मतलब कि जैसे हमारे देश में नोटबंदी आई, हमारे देश में GST लागू हुआ, हमारे देश में कोविड आया, हमारे देश में अभी गणपति का फेस्टिवल आने वाला है. ये इन जनरल सबको असर करते हैं. सो ये जो भी चीजें, 3 वर्ड मैंने लिखवाए. फर्स्ट, बिजनेस, इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, और लास्ट है फोर्सेस. ये सबको, जो भी इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, फोर्सेस मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं, वो बन जाते हैं पार्ट ऑफ माय बिजनेस एनवायरनमेंट. तो यही आपके एनसीईआरटी डेफिनेशन. सम टोटल ऑफ 3 चीजें. फर्स्ट इंडिविजुअल, सेकंड इंस्टीट्यूशन, एंड थर्ड फोर्सेस. अब पहली बात, ये तो 3 पता चले सर, इंडिविजुअल क्या है, इंस्टीट्यूशन क्या है, फोर्सेस क्या है. क्या ये हमारे बिजनेस के कंट्रोल में? क्या मैं अपने कस्टमर्स को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, वी कैन नॉट कंट्रोल द बिजनेस. क्या सर, इनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते? क्या कस्टमर मेरे बिजनेस को इंपैक्ट भी करता है? यस. क्या सर, सप्लायर्स मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं? यस. क्या सर, कॉम्पिटिटर्स मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं? यस. ये हमारे इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, इनको हम क्या कंट्रोल में भी नहीं है? यस. क्या हमारे बिजनेस को इंपैक्ट भी करते हैं? यस. तो ये बन गए बिजनेस एनवायरनमेंट. तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज नथिंग बट अ सम ऑफ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेस दैट्स आर आउटसाइड द कंट्रोल. क्या हमारे बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, एंड अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. डन. ठीक है. सो 10 इकोनॉमिक डायमेंशन है, इंडिविजुअल, कंट्री का, ये सारे मैंने ग्रुप्स वाले आपको बता दिए. अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, इसका है जो है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फिर से डेफिनेशन याद रखना. बिजनेस एनवायरनमेंट 3 चीजें याद हो जानी चाहिए वीडियो एंड तक. इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन एंड फोर्सेस दैट्स आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड इंपैक्ट्स द परफॉर्मेंस. अब स्टार्ट करेंगे फीचर्स. तो पहला फीचर्स है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. क्या है फर्स्ट पॉइंट? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल. जितने भी हमारे बिजनेस के फोर्सेस हैं, हमें कुछ नहीं करना है. इन सारे फैक्टर्स, इन सारे फोर्सेस को हमें ऐड कर देना. सर, अभी तो आपने बताया कि सर इंडिविजुअल, सर अभी आपने बताया सर इंस्टीट्यूशंस, सर आपने बताया फोर्सेस. इन सारे को हमें क्या कर देना है? ऐड. किनको ऐड करना है? इंडिविजुअल. किनको ऐड करना है? इंस्टीट्यूशन. किनको ऐड करना है? फोर्सेस. क्या हम कह सकते हैं
दे आर एग्रीगेटिव इन नेचर। कीवर्ड याद रखना, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है। एग्रीगेटिव का मतलब है हमें इन सारे फोर्सेस, हमें इन सारे फैक्टर्स को ऐड कर देना है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, टोटलिटी ऑफ जो भी आउटसाइड हमारी तीन चीजें ना, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, ये सबको ऐड कर दो तो ये सारे फैक्टर्स मिला के क्या बन जाते हैं, मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट। दूसरा, अभी जो भी मेरे फैक्टर्स होते हैं इट इज स्पेसिफिक एज वेल एज जनरल। अब गाइस मैं फटाफट बता रहा हूं, स्पेसिफिक फैक्टर्स यानी वो फैक्टर्स जो मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली। कैसे इंपैक्ट करते हैं, डायरेक्टली। जैसे मेरे कस्टमर्स, मेरे कॉम्पिटिटर्स प्राइस चेंज करेंगे, आपका बिजनेस डायरेक्टली होगा। आपके कस्टमर ज्यादा डिस्काउंट मांगेंगे, डायरेक्टली होगा। आपके सप्लायर्स रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ा देंगे, डायरेक्टली होगा। तो इन्वेस्टर्स, कंप्यूटर्स, से चार याद रख लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेसिफिक वर्ड, तो चार याद रखेंगे अपन, ICCS, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। इन्वेस्टर्स दो C यानी कॉम्पिटिटर्स एंड कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। अब ये हमारे बिजनेस को, अब स्पेसिफिक में एक और वर्ड याद रखना, दे इंपैक्ट डे टू डे ऑपरेशंस। आज आपके कस्टमर्स रोज आपके बिजनेस को इंपैक्ट करता है, आपके सप्लायर्स, आपके इन्वेस्टर्स, ये रोज इंपैक्ट करता है। जनरल फोर्सेस डायरेक्टली यानी स्पेसिफिक, तो इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे लिए एक तरीके से जनरल फोर्सेस। जैसे कि मेरे डायमेंशंस, अब इसमें पूरे डायमेंशन आते हैं जो हम वीडियो के थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज इंडर, तो स्पेसिफिक क्या है, जो बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है डायरेक्टली, और जनरल क्या है, जो बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करता है इनडायरेक्टली। नेक्स्ट, इंटर रिलेटेडनेस, एक फैक्टर के वजह से दूसरे पे असर आना। सिंपल सी बात है, जैसे कि अब हमारे मेरे कलीग है जो यहाँ पे पढ़ाते हैं BST मेरे साथ स्टडी सर्कल, सबको पता है उनका नाम है अंसर, जो भी अगर स्टडी सर्कल चले गए। तो अभी अंसर इज अ वेरी हेल्थ कॉन्शियस। अभी अंसर को हेल्दी रहना है, फिट रहना है, इसलिए वो ज्यादा डिमांड, ही गोज टू जिम, वो डेली हेल्दी सप्लीमेंट्स, प्रोटीन वगैरह क्या बोलते हैं वो सब लेते हैं। वो सिर्फ फिट खाना खाते हैं, प्रोटीन से भरपूर खाना खाते हैं, क्योंकि उन्हें फिट रहना है, क्योंकि उन्हें हेल्दी रहना है, इसलिए वो जिम की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए वो प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज कर रहा है, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, इसलिए वो हेल्दी खाना खा रहे हैं। तो किसी एक फैक्टर के वजह से जब दूसरे फैक्टर पे इंपैक्ट आता है, असर आता है, दैट इज कॉल्ड। अभी एग्जाम आएगी हाफ ईयरली, जैसे ही हाफ ईयरली एग्जाम आएगी बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा, तो एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर पे क्या हो रहा है, असर। सो ऑल द फैक्टर्स आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। डन, इंटर रिलेटेडनेस समझ आया। नेक्स्ट है हमारा डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता है तीन ही वजहों से, तीन ही चीजें जिसके से फट 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 चेंज होता है, ऐसा मुझे लगता है। फर्स्ट, या तो सपोज आज आप एक रेस्टोरेंट बिजनेस की बात करें तो रेस्टोरेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पहले टेक्नोलॉजी पहले सिर्फ रेस्टोरेंट ऑफलाइन बेचते थे। आजकल छोटे से छोटा स्टॉल वाला भी दे हैव स्टार्टेड कि पहले फूड ट्रक भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले जोमेटो स्विगी पे हम लॉग इन करेंगे, हम जोमेटो स्विगी पे अपना आईडी बनाएंगे, द टेक्नोलॉजी। दूसरा, कंज्यूमर प्रेफरेंस, रोज कंज्यूमर को कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ नया 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 चाहिए होता है, इसलिए हमें भी नए प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है। और लास्ट है एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। क्या है, तीन चीजें क्या है डायनामिक में कॉन्स्टेंटली क्यों चेंज होता है। एक, जो भी हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है, जो हमारे कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस है, जो नीड्स है यार, वो चेंज हो रहे हैं। एंड देयर इज एन एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। क्या एंट्री हो रहा है, देयर इज एन एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन। नहीं गाइस, जिंदगी में किसी को नहीं पता कल क्या होने वाला है। वी कैन नॉट और वी कैन नेवर प्रिडिक्ट द फ्यूचर। कोई भी इंसान अपने बिजनेस का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। रियल एग्जांपल दूं, आज मैंने वीडियो बनाया है, कंटेंट डाला है, मुझे नहीं पता ये चलेगा
फिर नहीं चलेगा। मुझे नहीं पता इसमें 50 व्यूज आएंगे कि 500 व्यूज आएंगे। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर। हम कभी भी भविष्य को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि द चेंजेस आर टू फास्ट एंड फ्रीक्वेंट। सॉरी गाइस, मैं कंटेंट लाया हूं। ये कंटेंट की फाइल अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपको फाइल्स दे देंगे। बट मैं आपको लिख लिख के करा रहा हूं क्योंकि कीवर्ड्स आपको इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज वी नीड टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर बिकॉज द चेंजेस आर टू फास्ट और चेंजेस आर टू फ्रीक्वेंट। समझ आया? क्योंकि हमें नहीं पता, आज आप एलसीडी बनाने जा रहे हो, पता नहीं कब क्या आ जाएगा। किसी ने भी नहीं सोचा था कोविड वेव 1 आएगा, फिर किसी ने नहीं सोचा था वेव 2 आएगा, वेव 3 आएगा। आज भी कोई नहीं सोच सकता कि आगे जाके क्या कोविड जैसी कोई बीमारी आने वाली है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल आज ईवी की डिमांड को हमें एनालाइज करना है। फर्स्ट, अगर देयर इज अ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कार्स की डिमांड बढ़ती है इन जनरल। सर, इनकम लोगों की कम हो रही है तो ईवी की डिमांड कम होती है। क्या होगी? लोगों की अगर इनकम कम हो रही है तो ईवी की डिमांड कम हो जाएगी। सर, गवर्नमेंट ने ईवी पे टैक्स रेट कम कर दिया, टैक्सेस को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो ईवी की डिमांड फिर से क्या हो गई? इंक्रीज। और लास्ट, हमारे कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बैटरी से नहीं गाड़ी पानी से चलने लग गई, तो ईवी की डिमांड फिर से हो जाएगी डिक्रीज। नई टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो पुरानी टेक्नोलॉजी ईवी की कोई जरूरत नहीं है। सर, कितना इजी था ना, हमने टुकड़ों टुकड़ों में समझना ईवी का भविष्य। जब सर हमने पॉपुलेशन की बात की, सर जब हमने इनकम की बात की, क्या सर जब हमने टैक्स रेट की बात की, हमने एक एक फैक्टर्स की जब बात की, इसको कितना इजीली हम समझ पा रहे हैं। बट सर, क्या ओवरऑल समझना इजी होता है क्या? नहीं, यही है कॉम्प्लेक्सिटी। क्या? बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट के जो भी फैक्टर्स है अभी हमने देखे, दे आर इंटररिलेटेड एंड दे आर डायनामिक। क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स? दे आर इंटररिलेटेड एंड डायनामिक। इसलिए इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड इन टोटल बट इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। हम टुकड़ों टुकड़ों में इसको इजीली समझ सकते हैं, बट ओवरऑल समझना, क्या गाइस, टुकड़ों टुकड़ों में बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से समझा जा सकता है, बट उसी चीज को ओवरऑल समझना उतना ही डिफिकल्ट है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट में हर जगह का माहौल अलग अलग होता है, हर कंट्री टू कंट्री, हर स्टेट टू स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हमारे इंडिया, वर्ल्ड दो, जैसे इंडिया हैज अ सब, जैसे हमारे यहाँ कोई भी फेस्टिवल्स होता है, प्रेफर टू ए ट्रेडिशनल क्लोथ्स। अब यूएस में कोई फेस्टिवल होता है तो प्रेफर टू वेस्टर्न क्लोथ्स। हमारे यहाँ कोई भी अच्छा ओकेजन आएगा तो घर पे मिठाई आएगी, वहां पे ओकेजन होगा तो केक आएगा। रिलेटिविटी। दूसरा रिलेटिव एग्जांपल, हमारे इंडिया में लोग राइट साइड ड्राइविंग प्रेफर करते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे लेफ्ट साइड है, मैक्सिमम देशों में लेफ्ट साइड प्रेफर किया जाता है। अब सपोज इंडिया में मेक इन इंडिया पॉलिसी आई, अब ये मेक इन इंडिया आने से जो भी हमारी डोमेस्टिक कंपनीज है उनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, लेकिन जो भी हमारी फॉरेन यानी बाहर डोमेस्टिक कंपनीज है उनको फायदा मिलता है, और जो भी हमारी फॉरेन कंपनीज है इसके लिए नुकसान। तो जरूरी नहीं है किसी के लिए फायदा तो किसी के लिए नुकसान हो सकता है। कोविड कुछ सेक्टर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद था और कुछ के लिए नहीं। अब इसी के साथ हमारे फीचर तो वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इससे पहले फर्स्ट पॉइंट इज enables identify opportunity and first mover advantage। सर सबसे पहले इसमें अगर हमें 1 मार्क के हिसाब से लिखना है
तो सबसे पहले डिफाइन द वर्ड कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है हमारे आसपास ऐसा कुछ भी पॉजिटिव ट्रेंड आना जो मार्केट में किसी और ने ना सोचा। बुक्स में बहुत एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, मैं उसी एग्जांपल को लेता हूं कि भाई साहब मारुति ने इंडिया में रियलाइज किया कि मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारा मिडिल क्लास वाला है। तो मारुति ने इस अपॉर्चुनिटी पे देखा कि अभी तक किसी ने सोचा नहीं, तो मारुति ने टाई अप किया एक ग्लोबल कंपनी जिसका नाम था सुजुकी, एंड मारुति सुजुकी ने साथ में मिलकर इंडिया में मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए लोअर एक बजटेड कार्स बनाना शुरू किया। तो ये थी अपॉर्चुनिटी। जब आप अपॉर्चुनिटीज को मार्केट में सबसे पहले ले लेते हो तो उसे हम बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो गाइस ये जब पॉइंट आए तो आपको सबसे पहले डिफाइन करना है अपॉर्चुनिटी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी? ऐसा कोई भी पॉजिटिव ट्रेंड जिससे मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस क्या होता है, इंप्रूव, जिससे मैं अपना बिजनेस और अच्छे से कर पाऊंगा। अगर एज अ बिजनेस मैंने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया तो मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाऊंगा। और आज मारुति सुजुकी मेरे ख्याल से इंडिया में हाईएस्ट शेयर है मार्केट में इन द सेगमेंट ऑफ कार। मोस्टली इंडिया में अगर किसी घर पे जो पहली कार आती है मैक्सिमम वो मारुति की ही आती है। तो अपॉर्चुनिटी के बाद यही है एग्जाम्पल। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थ्रेट्स? अब वहां पे अपॉर्चुनिटी समझा, तो थ्रेट्स का मतलब है एनी एक्सटर्नल, वहां पे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकता है, यहां पे हिंडर हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे इसी सीसीडी था। सीसीडी इंडिया का एक टाइम पे बहुत ही बड़ा कॉफी ब्रांड था, कॉफी पीनी होती थी लोगों को तो वहां ही जाते थे। पर जब बाहर के बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे थे, जैसे स्टारबक्स हो गया, कोस्टा रिका हो गया और एक दो और बड़े ब्रांड्स सब आए, सो उसको पता था ये खतरा है। अगर आप इस खतरे को एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल नहीं ले रहे, आप अपने बिजनेस में चेंजेस नहीं कर रहे, तो हमारा बिजनेस टिकने वाला नहीं है। सो भाई अगर कोई खतरा आ रहा है, वी नीड टू चेंज। और बजाज स्टार्टिंग में इंडिया में वो बेचता था स्कूटर। उसको रियलाइज हुआ कि बाहर की कंपनीज आ रही है, वो अपने टू व्हीलर्स ब्रांड्स लेकर आ रही है, टू व्हीलर प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, तो वी नीड टू चेंज अवरसेल्फ। ठीक है, तो थ्रेट्स जिससे परफॉर्मेंस खराब हो सकता है, तो वी नीड टू आइडेंटिफाई और उससे हम खतरों से बचे। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी तो इंडियन फर्म ने खुद को प्रिपेयर किया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्यारा पॉइंट है, ये मैं आप लोगों को पहले लिख के कराऊंगा। चलो एनवायरमेंट इज, अब एनवायरमेंट ही है बिजनेस में हम बनाते हैं और गुड्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट। वी मेक सर्टेन काइंड्स ऑफ आउटपुट, राइट। अब इस आउटपुट के लिए हमें चाहिए इनपुट। अब फनी सी बात यह है कि हम अपने आसपास की एनवायरमेंट सराउंडिंग से ही इनपुट लेते हैं और उन्हीं को एनवायरमेंट से इनपुट लिया और उन्हीं को हम फाइनली गुड्स बेचते हैं। अपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ना कि फैक्टर्स हमें सोसाइटी देती है, उन्हीं फैक्टर्स को हम यूज करके गुड्स बनाते हैं और वही गुड्स को हम फाइनली अपने एनवायरमेंट में बेचते हैं। अब एनवायरमेंट बहुत सारे रिसोर्सेज देती है, तो अब वी नीड टू अरेंज व्हाट, बिजनेस करने के लिए हमें क्या अरेंज करना पड़ता है, जैसे कि वी नीड टू अरेंज इनपुट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग। वी नीड टू हैव इनपुट्स लाइक एक बार कैमरा में देखो, लाइक प्लांट एंड मशीनरी, वाटर, ये सब चीजें चाहिए। अब इसके होते हैं कुछ सप्लायर्स या प्रोवाइडर्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि सोसाइटी से हमें लोग मिलते हैं, पानी मिलता है, हमें फाइनेंसर से पैसा मिलता है, इनपुट में पैसा भी आएगा, गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिलता है ना, और लास्ट है हमारा क्या बोलते हैं, सोसाइटी हो गया, फाइनेंसर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, और सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल देता है। ये सारे हमारे प्रोवाइडर्स हैं, सोसाइटी, फाइनेंसर, गवर्नमेंट, सप्लायर्स। भाई इनको भी तो चाहिए। अब सोसाइटी को क्या चाहिए, हम इनके इनपुट यूज कर रहे हैं तो सोसाइटी को चाहिए रीजनेबल गुड्स। सर फाइनेंसर को क्या चाहिए, रीजनेबल रिटर्न। सर गवर्नमेंट को क्या चाहिए, टैक्स। और सप्लायर को क्या चाहिए, टाइमली पेमेंट।
हमने यही तो असेंबल किया ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सोसाइटी से ही इनपुट ले रहे हैं और उन्हीं को बना के दे रहे हैं। सो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, टू एंगेज अ बिजनेस असेंबल्स वेरियस रिसोर्सेज, पैसा, मशीन, रॉ मटेरियल, और कहां से, फाइनेंशियल सप्लाईज, इन सब ने अरेंज किया। दे डिसाइड, अब ये रिसोर्सेज को यूज करके हम इनको क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, जो लिखा हुआ है, कस्टमर को आउटपुट, गवर्नमेंट को टैक्स, फाइनेंशियल को रिटर्न हम प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि सोसाइटी से ही या हम अपने एनवायरनमेंट से ही इनपुट लेते हैं, उस इनपुट से हम गुड्स बनाते हैं और वही गुड्स को हम सोसाइटी में बेचते हैं। फिर से याद रखिएगा गाइस, थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट में मैंने इसी को बना दिया, आप चाहो तो एग्जाम में सीधा फॉर्मेट भी बना सकते हो। ये फॉर्मेट क्या है कि इनपुट्स क्या हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, वाटर एंड फाइनेंस, और फाइनेंस भी लिख सकते हो। इसके प्रोवाइडर्स कौन है, सोसाइटी, फाइनेंसर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स। अब इन्हीं को हमें क्या देना है, रीजनेबल गुड्स, हमें देना है रीजनेबल रिटर्न, हमें देना है टैक्स और टाइमली पेमेंट। डन। तो 3 पॉइंट बहुत सिंपल तरीके से याद कर लिए। मैं आपको एनसीईआरटी के सारे कीवर्ड्स करा रहा हूं, जैसे ये टेबल करा है, तो इसमें याद रखना है असेंबलिंग वॉट, इनपुट्स एंड आउटपुट, अपॉर्चुनिटी आया तो पॉजिटिव, एक्सटर्नल ट्रेंड्स, थ्रेट्स आया तो हमारे ऐसे एक्सटर्नल ट्रेंड्स, इससे परफॉर्मेंस हिंडर हो सकता है, अपॉर्चुनिटी से इंप्रूव होता है। कोपिंग विद रैपिड चेंज, चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट को देखोगे तो हमारा बिजनेस इज डायनामिक, वी नीड टू कीप चेंज। मार्केट में एलसीडी आ रहा है तो एलसीडी बनाओ, एलईडी आ रहा है एलईडी बनाओ, स्मार्ट आ रहा तो स्मार्ट। आपके कस्टमर्स की प्रेफरेंस बदल रही है, कॉम्पिटिटर्स कुछ नया लेकर आ रहे हैं, तो वी नीड टू ब्रिंग दैट टू ऑल्सो, कि जरूरी है, जो नोकिया ने खुद को मार्केट के हिसाब से नहीं बदला, वो मार्केट में नहीं टिका। एक टाइम पे कोडाक दुनिया का सबसे बड़ा कैमरे की कंपनी थी, आज हार्डली उसके कैमरा जितने बिकते हैं। वी नीड टू चेंज। आसपास अगर सिचुएशन बदल रही है, आसपास अगर माहौल बदलता है, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ट्रबुलेंट ऑल साइज और फेसिंग, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन असिस्ट, इसको है ना मैं थोड़ा सा अपने स्टाइल में लिखता हूं, ध्यान से लिखिएगा, मैं लिख कर रहा हूं। बिजनेस एनवायरनमेंट मैंने अभी आपको बताया, प्रोवाइड अस बोथ अपॉर्चुनिटी as well as threats. What is opportunity sir? Any positive जिससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और इससे हमारा परफॉर्मेंस हिंडर होता है। अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसी कोई चीज है या ऐसा कुछ भी एनवायरनमेंट में हो ना, जिससे मेरे बिजनेस का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। और सर हमारे वही थ्रेट्स का मतलब वो चीज है जिससे हमारा परफॉर्मेंस क्या होता है, हिंडर। हमें क्या करना है, इसको, इन दोनों को ढंग से अंडरस्टैंड as well as analyze। क्या करना है हमें, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करती है, बोथ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज थ्रेट्स। उन्हीं अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स को हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड एंड एनालाइज। उससे हमें क्या मिलेगा, हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग फ्यूचर कोर्स, कि हमें आगे क्या फैसले लेने हैं। helps in deciding what, future course of action, and as well as training of employee। क्या बिजनेस एनवायरनमेंट क्या प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड अस बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स व्हिच हेल्प्स, उसको हम क्या क्यों समझ रहे हैं, ताकि हम उसको क्या करें, अंडरस्टैंड करें, साथ में एनालाइज करें, जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं मेरा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, और साथ में ये मदद करेगा फॉर द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, हमारे एम्प्लॉयज को ढंग से ट्रेन भी कर पाएंगे। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, जो बंदा क्लोजली, कंटिन्यूसली, ये सारे वर्ड्स है, क्लोजली एज वेल एज कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, मॉनिटर द चेंज। जो बंदा एकदम क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है या कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है हमारे आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारे आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं, उससे हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस ज़रूर से इम्प्रूव होगा।
हमें क्या करना है गाइस, वी नीड टू कंटिन्यूसली एंड वी नीड टू क्लोजली ऑब्जर्व द आसपास का एनवायरनमेंट, जिससे क्या हो, हम हमारे परफॉर्मेंस को क्या कर सके, वी कैन इम्प्रूव इट, क्या कर सके, जो भी मेरा परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को मैं इम्प्रूव कर सकूं। डन। चलो, अब यहां तक बहुत मजे से वीडियो बना, 25 मिनट में हमने फीचर्स और इंपॉर्टेंस खत्म की। वो एक लास्ट टॉपिक है डायमेंशंस। डायमेंशंस में आप लोगों को एग्जाम में एमसीक्यू या केस स्टडी फिक्स है आना। व्हाट इज डायमेंशंस? जो हमारे बिजनेस को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब बहुत सारे डायमेंशंस हैं, हम उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इसके अंदर आते हैं आपके बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि मैं एक पे एग्जांपल देता हूँ, इंटरेस्ट रेट। अगर मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो ऑटोमोबाइल, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट बढ़ने से कंस्ट्रक्शन कंपनी को नुकसान होगा क्योंकि उसको पैसा महंगा मिले। इन्फ्लेशन रेट, जितना ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी उतना ज़्यादा मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट, उतना ज़्यादा मेरा लेबर कॉस्ट बढ़ता है। नेक्स्ट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, कि अगर लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्या गाइस, लोग ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। इसमें एक और पॉइंट आ सकता है कि गवर्नमेंट ने अगर टैक्स अगर टैक्स कम हुए उसके वजह से लोगों की कमाई बढ़ गई तो अब लोग ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। स्टॉक मार्केट, बीएससी, एनएससी, मेरा सबसे प्यारी चीज़ यहाँ पे आती है। वैल्यू का एप्रिसिएशन होना, डेप्रिसिएशन होना, जो आप इकोनॉमिक्स में फॉरेन एक्सचेंज में पढ़ोगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारे लिए आएगी। इकोनॉमिक क्या क्या बताया, इंटरेस्ट। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके एनसीईआरटी में नीचे बॉक्स में दिए हुए। व्हाट इज द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, कि प्राइवेट सेक्टर कितना है। जैसे हमारी 3 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। कौन सी इकोनॉमी है? जीडीपी, पर कैपिटा इनकम क्या है, लोग अगर जैसे लग्जमबर्ग में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो वहां पे प्रीमियम गाड़ियां बिकती है। अब इंडिया में पर कैपिटा इनकम अभी कम है तो मारुति की गाड़ी बिकती है। लोग कितना सेव करते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आप पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स में अगेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। दुनिया भर वालों के साथ जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो हम कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, क्या ट्रेंड है, कैसा मेरा ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, डेप्थ। और प्लान आउटले, की हमारी सरकार कितना खर्चा प्लान कर रही। इसमें एक चीज याद रखना, ये दोनों ट्रेंड और एक्सपांशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, ऐसा कुछ भी आएगा तो कौन सा डायमेंशन हो जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किसका पार्ट हो जाएगा गाइस, किसका पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे लिए एक तरीके से इकोनॉमिक। डन, आगे बढ़ते हैं। सोशल एनवायरनमेंट में अब क्या क्या आते हैं हमारे सोशल फैक्टर्स, जैसे कि द कस्टम्स, ट्रेडिशंस। हमें हमारे कस्टम्स और ट्रेडिशन का बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। आज इंडिया में एकदम क्लियर है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ सोशल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल, कि है ना, एक यूएस का एक बहुत ही फेमस कोई शेफ़ है जो वहाँ के मास्टर शेफ़ में आता है। उसने इंडिया की दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ओपन किया। इज़ वेरी फेमस फॉर बर्गर। पूरे वर्ल्ड में बर्गर में ना बीफ यूज़ होता है, पर हमारे इंडिया में हमारे ट्रेडिशन में क्लियरली बीफ मना किया गया है, तो ही फॉलोज दैट, बिलीफ को माना। नेक्स्ट है सोशल ट्रेंड, कि भाई जब हम सोशल ट्रेंड की बात देख रहे हैं तो देखो मार्केट में चल क्या रहा है। आज की डेट में मार्केट में चेंजेस आ गए। लोग बाहर खाने जाते तो पास्ता नहीं खाते, वो एग योलो खाते हैं। लोग टोस्ट नहीं खाते, एवोकाडो टोस्ट खाते हैं। तो देयर इज अ चेंज। सोसाइटी एक्सपेक्ट, आज सोसाइटी भी कुछ एक्सपेक्ट करती है कि हम ऐसी कंपनीज बनाए जहां वुमन एम्पावरमेंट हो, जहां हर वर्कर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए।
हम सोसाइटी के लिए अच्छे गुड्स बनाएं एट अ रीजनेबल प्राइस। ठीक है, तो ट्रेडिशन जो बहुत सालों से चलता आ रहा है, जैसे हमारे आज भी दिवाली में मेरे ख्याल से हजारों सालों से बड़ा ट्रेडिशन है कि दिवाली में आज भी हमारे इंडिया में दिए जलाए जाते हैं। नेक्स्ट द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली वगैरह। अब नेक्स्ट है वैल्यू जो सोसाइटी बहुत ज़्यादा अहम देती है। ठीक है, हमारे जैसे सीधी सादी सोसाइटी में ईमानदारी से काम करना है, कौन अच्छे से रहना है, फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम सोसाइटी एज अ बिजनेस सोसाइटी के टूवर्ड्स देखें, हम सोसाइटी को अच्छे गुड्स बनाए, अच्छी सर्विसेज बनाए, ये मेरा वैल्यू होता है। अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। हाँ, सोशल ट्रेंड मैंने आपको भी बताया कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे लोग आज हेल्दी रहना चाहते हैं तो जिम की डिमांड बढ़ रही है, हेल्दी फूड्स की डिमांड बढ़ रही है, डाइट कोक की डिमांड बढ़ रही है। ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ट्रेंड। अब सोशल एनवायरनमेंट में और चीज़ें, लोगों का लाइफस्टाइल, जैसे आज की डेट में लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ही टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर की तरफ आ चुका है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोगों को आज जैसे रेस्टोरेंट्स में देखो, सूरत की हम बात करें तो लोगों का एक कल्चर आते जा रहा है कि पीपल प्रिफर टू गोइंग दैट प्रीमियम रेस्टोरेंट्स, यहाँ पे पर हेड 1500-2000 आने लगा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वर्कफोर्स से क्या उम्मीदें है, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, एजुकेशन, ये याद रखना, कंजम्पशन हैबिट। अब मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे बहुत मैक्सिमम क्राउड इज अ वेज क्राउड, तो यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम रेस्टोरेंट है दैट हैज टू बी वेज। अब सूरत इंडिया में कई भी ऐसे बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे आज भी आपको नॉन वेज आप कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर सकते। कंपोजिशन ऑफ फैमिली, कि फैमिली में ज़्यादा लोग होंगे तो उस हिसाब से यूटेंसिल्स कर दिए जाते हैं। जैसे गांव में होता है तो बड़े बड़े यूटेंसिल्स में बनता है, हमारे घर पे वही अब छोटे छोटे यूटेंसिल्स में बनने लग गए। तो क्या है, प्रोडक्ट इनोवेशन, लाइफस्टाइल, क्वालिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वर्कफोर्स, बर्थ रेट, पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी सोशल। टेक्नोलॉजी का मतलब 2 आई या 3 आई भी लिख सकते हो, कुछ भी इंप्रूवमेंट होना, कुछ भी इनोवेशन होना। क्या, इंप्रूवमेंट, इनोवेशन या इन्वेंशन, कुछ भी नया बनाना, कुछ बेटर बनाना, कुछ भी नया। गाइस, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट नहीं होता है। एक केस स्टडी है, मैं बताता हूं, सुनिएगा। अगर हमारे इंडिया में एक टॉयज चल रहे थे, बाहर के फॉरेन टॉयज आए, दैट इज ऑफ अ बेटर क्वालिटी, कुछ अगर बेटर है, कुछ इम्प्रूव्ड है, कुछ इनोवेटेड वर्जन है, कुछ सही है ज़्यादा, तो कौन सा एनवायरनमेंट हो जाएगा, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, कौन सा का पार्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है, हो गया पॉलिटिकल, इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन, कि देश में पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, स्टेबिलिटी क्या है, क्या एटीट्यूड है हमारे गवर्नमेंट का। आज एकदम सिंपल सा अगर मैं एटीट्यूड की बात करूं, मैं रिसेंटली इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, तो नरेंद्र मोदी जी का एटीट्यूड देख के क्लियरली दिखता है कि 16 सेक्टर को लेकर। अभी 15 अगस्त में नरेंद्र मोदी जी की एक स्पीच है जहां पे उन्हें क्लियरली बोला कि इंडिया को हमें सेमीकंडक्टर चिप्स में एक बहुत बड़ा बनाना है। तो व्हाट इज द कंडीशन, एटीट्यूड क्या है। ठीक है, क्या कंडीशन है, तो हमारे को ये सारी चीजें कहां पे आ जाएगी, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, और द अदर देयर बी अनसर्टेनिटी। देखो अगर देखो गाइस, आज हम उस देश में बिजनेस नहीं करना चाहेंगे जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो। बहुत सारे फॉरेन कंपनीज, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गए, वो इंडिया में क्यों बिजनेस करने आ रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब इनको लगता है हाँ कि देश में पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होगा, बीजेपी की सरकार है, कॉन्फिडेंस है। आज क्यों बाहर से बहुत सारा पैसा इंडिया में आ रहा है, तो एक रीजन है कि इस देश में लोगों को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है। आज हमारे देश में गवर्नमेंट का एक पॉजिटिव अप्रोच है, गवर्नमेंट चाहता है जीडीपी ग्रोथ हो, गवर्नमेंट चाहता है इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़े, गवर्नमेंट चाहता है सेमीकंडक्टर सेक्टर बढ़े, गवर्नमेंट चाहता है रिन्यूएबल सेक्टर्स बढ़े। तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस पर याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटिकल सिस्टम की, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, आइडियोलॉजी, मैंने आपको बताया ना कि सोच क्या कहती है। आज गवर्नमेंट की सोच है, जैसे भाई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा आर्टिकल 370 हटा के वो सब चीज़ें कर ली, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी पॉलिटिकल। लास्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब है वी नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज।
वो सेंट्रल अथॉरिटी भी हो सकती है, वो स्टेट अथॉरिटी भी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी भी हो सकती है। जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने रूल्स रेगुलेशन पास किए हैं, जो भी एक्ट पास किए, सबको फॉलो करना है। आज अगर मैं इंडिया में बिजनेस कर रहा हूं तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, सारे रूल्स मुझे पता होने चाहिए। मैं अगर इंडिया में हूं तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आईटीआर। मैं जीएसटी लगता है तो जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है। वी नीड टू ओबे। जिस भी देश में आप रह रहे हो उस देश के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का हमें स्ट्रिक्टली पालन करना है। अगर आप रूल्स को पालन नहीं करोगे या हम रूल्स को वायलेट करेंगे तो हमें क्या लगेगी, बहुत ज्यादा पेनल्टीज। ठीक है, तो ये सारे कुछ एक्ट है। कुछ भी एक्ट आए या गवर्नमेंट कुछ बैन कर दे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, ये सारी चीजें कहां पे आ जाएगी, लीगल। और गवर्नमेंट की एक आइडियोलॉजी, गवर्नमेंट वर्ड आया तो दैट विल बी पॉलिटिकल, की गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है। और ने कोई रूल्स रेगुलेशन पास किया, कोई कायदा पास किया, वो कहां पे आ जाएगा, लीगल। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ, जैसे होता है ना, एडवर्टाइजमेंट में स्ट्रिक्टली होता है बेबी फूड पे लिखना, या सिगरेट के डब्बों पे लिखा होता है स्मोकिंग इंजरियस टू हेल्थ। ये सारी क्या है, लीगल एनवायरमेंट, क्योंकि ये सारी चीजें कवर्ड होती है अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर से मैं एक बार आपको ना पॉलिटिकल वाला भी बता देता हूँ। पॉलिटिकल में चीजें समझना, कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियोलॉजी, अप्रोच सरकार का टूवर्ड्स द बिजनेस। कि अब एक क्वेश्चन आता है कि मोदी जी के जीतने से सेंसेक्स बढ़ गया, तो इकोनॉमी नहीं होगा, पॉलिटिकल का, बिकॉज रीजन इज द गवर्नमेंट। इसी के साथ आपके डायमेंशंस भी होते हैं, बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से 30-40 मिनट में ये तीनों टॉपिक खत्म किए। डिमांडेशन बहुत ईजी है, पढ़ लीजिएगा। नहीं होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको अलग से 5 मिनट का वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस, टाटा, बाय बाय, बाय गाइस।